अशोक एवं उसकी धम्म नीति। अशोक का धम्म वस्तुतः एक नैतिक संहिता थी, जिसका उद्देश्य लोगों में प्रेम, नैतिकता, शांति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जगाकर अपने विशाल साम्राज्य में शांति स्थापित करना था। सामान्य रूप से कह सकते हैं कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। धम्म संस्कृत भाषा के धर्म का ही प्राकृत रूपांतरण है, जबकि सम्राट अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सुत्त से ली गई है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो यही धम्म और उसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का सर्व प्रमुख कारण बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले इतिहास की परख। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम इतिहास की प्राचीनता को सम्राट अशोक की धम्म नीति के उद्देश्यों और उसके प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे। अतः इस क्रम में वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्राचीन भारतीय इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि धम्म घोष से पूर्व अशोक कलिंग विजय कर चुके थे और संपूर्ण भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। अशोक का मुख्य लक्ष्य अब अपनी प्रजा के विद्रोह की भावना को निष्क्रिय करना था और आसपास के राज्यों को आक्रमण से रोकना व शांति बनाए रखना था। किंतु अशोक द्वारा प्रयुक्त धम्म को समझने के लिए सबसे सुगम तरीका यह है कि उसके अभिलेखों को पढ़ा जाए। यह अभिलेख मुख्य रूप से इसलिए लिखे गए थे कि सारे साम्राज्य में लोगों को धम्म के सिद्धांतों के बारे में समझाया जाए। यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि धम्म से किसी विशेष धार्मिक विश्वास या व्यवहार का तात्पर्य नहीं है और ना ही धम्म मनमाने तौर पर बनाया हुआ शाही सिद्धांत था, क्योंकि धम्म का संबंध मोटे तौर पर सामाजिक व्यवहार और क्रियाओं से था। इसलिए अशोक के धम्म में उस समय के प्रचलित विविध सामाजिक नियमों का मिश्रण दिखाई देता है। अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है, कियम चू धम्मे, अर्थात धम्म क्या है? तो वही अपने दूसरे व 7वें शिलालेख के माध्यम से वह इसका उत्तर भी देता है। अपासिनवे बहुकयाने दयादाने सचे साचये माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना जैसे तत्व अशोक के धम्म में शामिल हैं। अशोक की धम्म नीति केवल गूढ़ वाक्यों पर ही समाप्त नहीं होती थी। उसने इसे राज्यगत नीति के रूप में अपनाने का भरसक प्रयास भी किया। उसने घोषणा की कि सभी जन मेरे बच्चे हैं और मैं जो भी कार्य करता हूं वह केवल उस ऋण को उतारने का प्रयास है जो सभी जीवों का मुझ पर है। यह सर्वथा नया व शासन व्यवस्था का उत्साहवर्धक आदर्श था। जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा पर किसी का ऋण नहीं होता है, उसका एकमात्र कार्य राज्य पर सक्षम शासन करना है। धम्म नीति के तत्वाधान में शिलालेखों के माध्यम से अशोक ने युद्ध व हिंसात्मक विजयों की निंदा की और पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। स्वयं अशोक ने राज परिवार में मांस खाने की परंपरा को लगभग समाप्त करके शाकाहार का उदाहरण प्रस्तुत किया। चूंकि वह प्रेम एवं विश्वास द्वारा विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने धम्म के प्रचार के लिए मिशन भेजे। इस प्रकार के मिशन मिस्र, यूनान, श्रीलंका आदि दूरस्थ स्थानों पर भेजे गए और इस प्रकार धम्म के प्रचार में जन कल्याण के कई कार्य सम्मिलित थे। जैसे मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय साम्राज्य के अंदर व बाहर दोनों ही स्थानों पर बनाए गए और साथ ही छायादार कुंज, कुएं, फल के बगीचे, विश्राम गृह आदि भी बनाए गए। इस प्रकार के कल्याणकारी कार्य अर्थशास्त्र में वर्णित राजाओं की तुलना में, जो कि अधिक राजत्व प्राप्त करने की संभावना के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे, मूल रूप से भिन्न मार्ग थे।
अशोक ने कर्मकांडीय बलि प्रथा चढ़ाने की परंपरा और ऐसे समारोह जिनके कारण व्यय, अनुशासनहीनता व अंधविश्वास पैदा होता था, पर प्रतिबंध लगा दिया। इन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उसने धम्म महामंत्रों की नियुक्तियां की। इन धम्म महामंत्रों का एक कार्य यह भी था कि वे इसका ध्यान रखें कि सभी संप्रदाय के लोगों के साथ उचित व्यवहार हो रहा है या नहीं, और साथ ही आदेश के तहत उन्हें जेल बंदियों के कल्याण के प्रति विशिष्ट दायित्व सौंपा गया था। बहुत सारे बंदी जो कि कारावास की अवधि समाप्त होने के पश्चात बेड़ियों में बांधे गए थे, उन्हें मुक्त करने के साथ मृत्यु दंड प्राप्त बंदियों को 3 दिन का जीवन दान दिए जाने का आदेश भी सम्मिलित था। स्वयं अशोक ने धम्म यात्राएं आरंभ की। वह और उसके साथ के उच्च अधिकारी धम्म के प्रचार एवं जनता के साथ सीधा संपर्क बनाने के लिए देश भ्रमण पर निकले। अपनी इसी नीति के कारण अशोक को कर्ण जैसे आधुनिक लेखन ने राजा की पोशाक में भिक्षु कहा है। अपनी धम्म नीति के तहत अशोक शांति और अहिंसा को बढ़ावा देता है। इसी क्रम में उसे कलिंग नरसंहार के बाद बार बार पश्चाताप करते हुए बताया गया है। इससे जनता के मन में प्रतिशोध की भावना पर लगाम लगा और विद्रोही चेतना में कमी आई। धम्म नीति से जनता की नैतिकता में वृद्धि हुई और लोक व्यवस्था को बनाए रखना आसान हो गया। साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ धम्म विजय पर बल देने से उस पर आक्रमण का खतरा भी नहीं रहा। इस प्रकार अशोक की धम्म नीति उसके राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक थी। किंतु अशोक ने व्यवहारिकता पर बल देते हुए स्वयं को धम्म नीति से बांधा नहीं था। वह राज्य की आवश्यकता अनुसार अन्य उपायों का सहारा भी लेता रहा। उदाहरण के लिए शांति पर बल देने के बाद भी उसने अपनी सेना को विघटित नहीं किया। साथ ही वह जनजातियों को धमकी भी देता रहा कि नैतिक व्यवस्था का पालन नहीं करने पर बुरे परिणाम भुगतने होंगे। उसी प्रकार अहिंसा पर बल देने के बाद भी उसने अपने अधिकारियों को दंड देने का अधिकार प्रदान किया। स्पष्ट है कि अशोक की राजनीति उसकी धम्म नीति से पूर्णतः बंधी नहीं थी, बल्कि वह राज्य की आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग समय के साथ करता रहा। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।